मैं हूं मनीष। अब आपको सीधा हम लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पर सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी जो है वो जीएसटी बचत उत्सव के रूप में जागरूकता कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसमें पहुंचे हुए हैं। सहस्त्रधारा क्रॉसिंग बाजार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आप देखिए कि किस तरह से दुकान में पहुंचे वो एक स्टोर में, और उनसे जानकारी ली कि भैया ये बताओ कि पहले ये कितने का था, अब कितने का हो गया है। और तो जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विशेष उपस्थिति है इस कार्यक्रम में रही, और आप देख सकते हैं। और वो पहुँचे, एक स्टोर में पहुँचे और यहाँ पर देखिए कि लोगों से बातचीत भी की थी उन्होंने, और पूछा था कि पहले और अब जो दाम है उसमें क्या अंतर आया है, क्योंकि अब 2 स्लैब जीएसटी के कर दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं ख़बरों की ओर। 3 बड़ी खबरें जो हमारी रहती हैं, और बात करें हम तो देखिए जो हमारी पहली खबर ये है कि रायपुर में चंगोरा भाटा में एक घर में जो नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। और तो रायपुर में चंगोरा भाटा के एक घर में नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार हुए। इन अर्बन नक्सलियों ने इलाज के बहाने 1 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक युवक ने कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है। फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो रायपुर में चंगोरा भाटा के एक घर में से नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरी तस्वीर को समझिए। इन अर्बन नक्सलियों ने इलाज के बहाने 1 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। मतलब ये लोग रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक युवक पकड़ा गया है, पति जो पकड़ा गया है ने कई बड़े अफसर के घर पर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है। सोचिए, नक्सली था, रायपुर में काफ़ी लंबे वक्त से रह रहा था, कई अफसर के घर ड्राइवर का काम कर चुका है, गार्ड की नौकरी भी कर चुका है। फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। ये वही घर है जिसमें पति पत्नी के रूप में ये जो नक्सली हैं, जो पति पत्नी हैं, वो लोग रह रहे थे। नदीम मेमन हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नदीम, यहाँ पति पत्नी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी लंबे वक्त से ये रायपुर में रह रहे थे और किसी को भनक नहीं थी। अब तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ऐसे कई नक्सली होंगे जो हमारे और आपके बीच में रह रहे होंगे और हमें भनक तक नहीं है। देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर में 2 अर्बन नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ गिरफ्तार करने के बाद जो है बिलासपुर विशेष कोर्ट में दोनों को पेश किया गया और पेश करने के बाद दोनों को रिमांड में लिया गया है। हालांकि 2017-18 से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और इसकी सूचना जब जो है
खुफिया तंत्र मिली और उसके बाद जो है दोनों पर सर्च किया गया। सर्च मिलने के बाद लोकेशन ट्रेस किया गया। लोकेशन ट्रेस करने के बाद उस मकान पर जहां ये रहते थे, डीडी नगर थाने के अंतर्गत चंगोरा भाटा का वो मकान है जहां ये पति पत्नी रहते थे, वहां पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया है। वहां से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पुलिस को मिले हैं। हालांकि सवाल ये है क्योंकि इसी तरह से इससे पहले भी कई सालों में जो है राजधानी के बाहर, गरियाबंद के बाहर, बिलासपुर में, दुर्ग में, ऐसे क्षेत्रों में अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया था। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जहां सरकार और हमारे जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सलियों को उनके मान पे घुस करके मारते हुए नजर आ रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह रही कि नक्सलियों के बड़े कमांडर, सीसी लेवल के जो कमांडर है उनको जो है मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। लेकिन जो है दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी, पूछताछ की जा रही, क्योंकि ये भी मालूम चला है कि जो वहां पर किराए से रहते वो मतलब आधार भी फर्जी था और तमाम दस्तावेज जो है फर्जी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच पुलिस यहाँ पर कर रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन शुरुआती जो पूछताछ जो जानकारी मिली उसमें ये बात सामने मिली कि ये कई अधिकारियों के यहाँ जो है वो नौकरी कर चुके हैं, कई ड्राइवर के। नदी में कितने साल से ये लोग कितने साल से रायपुर में रह रहे थे? आखिर कितने साल से हो गए थे इनको रायपुर में रहते? लगभग जो है 5 से 6 साल से राजधानी रायपुर में रहने की बात सामने आ रही है। कई जगह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के यहाँ ये नौकरी करने की बात भी सामने आ रही है। कहीं सफाई कर्मचारी के रूप में तो कहीं ड्राइवर के रूप में जो है काम करने की बात सामने आ रही है। तो ये किन किन लोगों के संपर्क में थे, इनकी क्या रणनीति थी? नहीं, 5 साल से नदीम 5 साल से ये लोग रायपुर में रह रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछले 5 साल से रह रहे थे ये रायपुर में। 5 साल तक इनका इनपुट नहीं मिल पा रहा था प्रशासन को कि हमारे बीच में रायपुर के अंदर अर्बन नक्सली रह रहे हैं। देखिए मनीष, एक पहली तो बात कि नक्सलियों की अपनी जो रणनीति होती है बड़ी ही महीन तरीके से वो अपनी रणनीति बनाते हैं। पहला तो जब इस तरह का कोई काम को अंजाम देना रहता है या कोई घटना को अंजाम देना रहता है, किसी अधिकारियों की रेकी करनी रहती है, तो वो इस तरह के लोगों को जो है भेजता है। हालांकि किसी बड़े ग्रुप के ये साथी थे और उनके जो बड़े ग्रुप के लीडर के मारे जाने के बाद ये जो है यहाँ का रुक किए, ये भी बात सामने आया। हालांकि ये हर जगह कुछ दिन बाद जो है वो जगह तब्दील कर देते थे। हाल ही में जिस जगह में इनका जो है इनपुट मिला और जहां पर से ट्रेस किए गए, जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई, वहां इनको आए हुए मात्र 2 महीना हुआ था। बताते हैं वहां आसपास के जो लोग रहते थे उनसे पूछताछ के बाद ये मालूम चला कि जो है वो मजदूरी करने के नाम पर वो रह रहे थे। 2 महीना भी हाल ही में हुआ था, किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं था। पड़ोसियों ने आते जाते जो है देखे, एक बुजुर्ग महिला से जब हमने बताया तो आते जाते देखे थे, और जब काम करने की बात आई तो उन्होंने बताया कि मजदूरी जो है, दिहाड़ी मजदूरी। 5 साल बाद कैसे प्रशासन को पता चला कि ये हमारे बीच में नक्सली रह रहे हैं, अर्बन नक्सली जो है रह रहे हैं, ये दोनों नक्सली हैं? 5 साल बाद कैसे प्रशासन को भनक लगी, कैसे पता चला? और 5 साल तक कैसे छिपे रह गए प्रशासन की नजरों से? देखिए, जो इनपुट मिला था कि इस तरह की गतिविधियां जो है वो उनके तरफ से की जा रही है और ये उस नेटवर्क से, नक्सली नेटवर्क से जुड़े हैं, तो इस पर जो है काफी दिनों से जो है इनपुट मिला था और इनपुट के बाद जो है इंटेलिजेंस जो है इस पर काम कर रहा था, खुफिया तंत्र इस पर काम कर रहा था, खुफिया एजेंसी इस पर निगरानी रखी हुई थी। और अंततः जब ये पुख्ता हो गया तो उनको उनके यहाँ जो है वो लोकेशन ट्रेस करके उनको गिरफ्तार किया गया। वहां जब गिरफ्तार किया गया तो ये लगातार अपने बातों से, अपने बयानों से पुलिस को घुमाते हुए नजर आ रहे थे, लगातार वो जो है बयान बदल रहे थे। तो उसके बाद जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई और सख्ती दिखाने के बाद उन्होंने इस बात को कबूला, और कबूलने के बाद जो है पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार करके बिलासपुर विशेष जो है एनआई के कोर्ट लेके गई है और वहां पर एक पुलिस की कस्टडी में रमेश और जो है कमला, ये दोनों हैं, दोनों मियाँ बीबी है, पति पत्नी, और दोनों को गिरफ्तार करके वहां लेके गया। दोनों को कस्टडी में रखा गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि किस नेटवर्क से जुड़े थे, इनका राजधानी में रहकर के क्या
करने का मकसद था? क्या किस जो है घटना को अंजाम देना चाहते थे, या किस मंशा के पे ये काम कर रहे थे, किस रणनीति पे काम कर रहे थे, किस योजना पे काम कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, इस तरह के मामले इससे फिलहाल अभी पुलिस और प्रशासन पूछताछ कर रहा है कि क्या प्लानिंग थी, कब से रह रहे थे, क्या और आगे क्या करने वाले थे, किन किन से अभी संपर्क है। फिलहाल पूरी जांच पड़ताल चल रही। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली दूसरी बड़ी खबर की ओर। प्रियंका और राहुल गांधी पर विवादित बयान देने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि भारतीय और विदेशी संस्कृति की तुलना की थी। विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि भाई बहन और पिता बेटी का रिश्ता पवित्र है और उनके पूरे भाषण को सुना जाता तो विवाद खड़ा नहीं होता। हालांकि विजयवर्गीय ने दोहराया कि उनका उद्देश्य किसी के रिश्ते पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान को रेखांकित करना था। आइए आपको बताते हैं कि विजयवर्गीय ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, हम पूरी संस्कृति के लोग हैं। पुराने ज़माने में लोग अपनी बहनों के गांव का पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन आज के हमारे नेता प्रतिपक्ष के जो नेता है ऐसे है कि अपनी बहन को चौराहे पर चुम्बन कर लेते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर परिवार और व्यक्तिगत रिश्तों का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा इसे विपक्ष द्वारा अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश बता रहा है। ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र हैं। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप ही पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति की बात कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, लेकिन भाई बहन के रिश्तों पर इस तरह से सवाल उठाना और फिर उसे संस्कृति का रूप दे देना कितना सही है? भाई वो जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को लेकर, जब उधर आपत्ति नहीं है तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? वो उनकी बहन है और बहन के रिश्तों पर और भाई के रिश्तों पर इस तरह से अगर आप सवाल उछालेंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप बड़े नेता हैं और इस तरह से नेता अगर इस तरह का बयान दे तो कहाँ चलेगा? आप बिल्कुल देखिए, बयान जरूर सामने आया है। शाजापुर में दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये बयान पूरा आया था। हालांकि उसके बाद इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई जरूर दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी के रिश्ते पर सवाल नहीं उठा रहा था, केवल कंपेरिजन भारत की संस्कृति और विदेश की संस्कृति को लेकर कर रहा था। लेकिन अगर मेरे जिस का जो बयान चलाया गया तो टुकड़ों में चलाया गया, अगर पूरे बयान को सुन लिया जाता तो शायद इस तरीके का इश्यू जो है वो कर नहीं पाता। हालांकि जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय की बयान जो है सुर्खियों में आया था, उसके बाद से ही कांग्रेस जो है अभी वोट से आई थी और लगातार इस पूरे मामले को लेकर, पूरी बयानबाजी को लेकर कई सारे बयान जो है कई सारे नेताओं के आए हैं। जीतू पटवारी की बात, जीतू पटवारी ने
कहा है कि इस तरीके की बयानबाजियों को नहीं करना चाहिए। जो बहन बेटियों मां का तौबा अपमान कर चुके हैं, इस तरीके की बयानबाजी की पहली बात नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय किसी बात को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं या कोई बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे बयान उनके सामने आए, महिलाओं के कपड़ों को लेकर या फिर महिलाओं की जो वेशभूषा को लेकर, तो कई सारे यहाँ दुष्यंत ये तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए जीतू पटवारी तो बोल रहे हैं, लेकिन यही जीतू पटवारी हैं कल तक कहते थे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। तो क्या बात की जाए, यहाँ पर नेताओं की जो भाषा शैली है, अपनी भाषा शैली पर ये कंट्रोल नहीं करते हैं, ये सबके ठेकेदार बन जाते हैं ये नेता। ये पहले तो अपने आप को सुधारें, अपनी चीज़ों को सुधारें। भाई ये नेता बने हैं, किसी के ठेकेदार थोड़ी ना बनाया गया है इन्हें। आपको बनाया गया है नेता, इसलिए बनाया जाता है कि आप समाज में काम करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे, आप सही से काम करेंगे। लेकिन आप तो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। तो समाज का ठेकेदार थोड़ी ना किसी को बनाया गया है यहाँ पे कि आप किसी के रिश्ते पर, भाई बहन के रिश्ते पर आपने सवाल उठाया, यही संस्कृति पर सवाल उठ गया। देखिए बयान इनका जैसे कि सामने आया कैलाश विजयवर्गीय का, और उसके बाद अलग ही साफ कर दिया है कि इस तरीके की दुष्यंत वो साफ कर दे, चाहे वो उसको मिटा दें। अब तीर तो कमान से निकल चुका है ना, वो वापस थोड़ी ना आएगा दुष्यंत। यहाँ पर बात तो ये है, कैलाश विजयवर्गीय को भी समझना पड़ेगा, वो छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बड़े नेता हैं और उनके बयान इस तरह के काफ़ी आते रहते हैं। तो इस तरह से उनको भी तो सोचना चाहिए कि अगर आप बयान दे रहे हैं तो आप किस परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। आपको समाज में आपको लोग सुनते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में जाएगा लोगों के। बिल्कुल देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है वो कैलाश विजयवर्गीय को फॉलो करते हैं और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में एक शख्सियत के तौर पर विख्यात है, जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर तो उनको लोग जानते ही है, साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से भी वो लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके का बयान उनका सामने आता है तो इससे कहीं ना कहीं उनकी एक छवि को अच्छा लगता है। ये छवि जो है एक बड़े नेता के तौर पर विकसित है, जो छवि जो है एक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में विकसित है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जब इस तरीके के बयान उनके सामने आते हैं तो उससे आम लोगों में उनके छवि को लेकर एक नई धारणा होती है। लेकिन समझना चाहिए दुष्यंत, किसी भी नेता हो, नेता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भारतीय संस्कृति पर सवाल उठा रहा है तो पहले उसे समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, समाज में इसका कितना असर पड़ता है। ऐसे में बड़े नेताओं को थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी भी रिश्तों पर ऐसा ही नहीं आकर आप सवाल उठा सकते हैं। अगर यही चीज़ बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में कहा जाता तो अभी तक तो शायद बीजेपी के नेता जो है सड़कों पर आ जाते। लेकिन ये सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ एक के लिए लागू नहीं होता है कि सिस्टम में रहकर आदमी को चलना चाहिए, समाज में रहकर सामाजिक बात करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बड़े नेताओं को जिससे समाज में द्वेष फैले और रिश्तों की मर्यादा जो है तार तार हो। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग तेजी से प्रभाव दिखा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बैकफुट पर आई सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फार्मूले के दम पर मजबूत वापसी की और पंचायत व विधानसभा चुनाव से पहले इसी वर्ग पर फोकस और बढ़ा दिया है। सपा और में बसपा और अन्य दलों के प्रभावशाली नेता लगातार शामिल हो रहे हैं सपा में, जिससे संगठन को गांव-गांव तक मजबूती मिलेगी, ऐसा सपा का मानना है। शाक्य सैनी, प्रजापति, राजभर कुशवाहा जैसे पिछड़े वर्ग और सरोज जाटव खटीक जैसे दलित वर्ग पर पार्टी खास रणनीति से काम कर रही है। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और बसपा के गिरते जनाधार का फायदा उठाने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है। देखिए, इन सब मुद्दों पर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अंबेडकर, पेरियार और काशीराम की विचारधारा को अपनाकर अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले को धार दे रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में नेता सपा से जुड़ रहे हैं और उन्हें भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। ऐसा जो कुछ
राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है सपा का यह फार्मूला आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, और बना भी। शिवेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शिवेश, जिस तरह से सपा पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बात की जाए तो कई लोग जो है दूसरे दलों को छोड़कर सपा का रुख भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो लोग सपा का रुख कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में सत्ता में काबिज बीजेपी है उसे कुछ चुनौती दे पाएगी या फिर बसपा को चुनौती दे पाएगी? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीते 2-3 सालों में पीडीए के फार्मूले पर काम करते हुए 24 का लोकसभा चुनाव हमारे आपके सामने एक उदाहरण के रूप में है, जहां समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से अब तक उसका लोकसभा के चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन 2024 के चुनाव में था। इसके पीछे का एक बड़ा कारण पीडीए को माना गया, जिसको लेकर अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से चले हैं, क्योंकि पीडीए के ही फार्मूले पर अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, और उनका कहना है कि पीडीए के ही फार्मूले पर हम 27 का चुनाव लड़ेंगे। इस बीच एक बड़ी चीज जो देखने वाली है कि अखिलेश यादव के ऊपर जब 2012 में वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर एक दाग लगा हुआ था कि वो अपने बल पर मुलायम सिंह के नेतृत्व के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। इसके पीछे का एक मुख्य कारण देखा गया, जो अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे चलने की बात कह रहे थे, और अक्सर अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते रहते हैं कि वो आगे भी पीडीए के फॉर्मूले पर ही काम करेंगे और जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनके लिए वो आवाज बनते रहेंगे। आगे आवाज बनते रहेंगे, लेकिन कितना असर पड़े? देखिए, बात करें तो अभी इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस पर तो थोड़ा असर देखने को मिला था, बीजेपी की कई सीटें चली गई थी, लेकिन ऐसे में विधानसभा थोड़ा दूसरा तरह से चुनाव लड़ा जाता है। पीडीए को लेकर बात तो हो रही है, लेकिन पीडीए को लेकर काम कितना सपा कर रही है, सवाल तो ये भी उठता है। क्या किया जा रहा है? बस सिर्फ बातें की जा रही है कि कुछ काम भी किया जा रहा है? जिस तरीके से देखिए, अक्सर बात अभी तक तो बात की है, कुछ लोगों तक अगर मदद भी पीडीए के जरिए इन्होंने पहुंचाई है तो उसका असर इन्हें 24 के चुनाव में दिखा। लेकिन अब पीडीए को लेकर बात कर रहे हैं तो एक बड़ा कारण इसके पीछे देखा जा रहा है कि बसपा जिस तरीके से धीरे धीरे अब राजनीति में बसपा की सक्रियता कम हो रही है और भाजपा को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी है, तो पीडीए के जो नेता है वो अपने लोगों को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी बातें रख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव भी पीडीए का राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि हम पीडीए की बात उठाते रहेंगे, पीडीए के लोगों की मदद करते रहेंगे, तो ये इसी पीडीए के सहारे हम 27 में सरकार बना पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़।